Hello everyone, welcome to Navigate Institute. I am Shivraj Patidar. We are solving and analyzing PEB Sub-Engineer previous year question paper for civil engineering students. Till date, we have solved and analyzed all three papers from 2018 and now we solving question paper from 8th of July 2017, shift second. Question number 1, match the list 1 to list second those related as field condition. तो जो लिस्ट फर्स्ट दिया है आपको उसमें दिया है आपको बोरिंग मेथड्स और सेकंड लिस्ट में आपको फील्ड कंडीशंस दिया है. तो फर्स्ट जो है आपका ऑगर बोरिंग. तो यदि आपको इनकी डेफिनेशन या कंडीशंस पता हो, ऑगर बोरिंग, वाश बोरिंग एंड परक्यूजन बोरिंग, तो आप मैच कर सकते हैं. परक्यूजन बोरिंग. तो जो ऑगर बोरिंग होता है आपका वह शेलो डेप्थ के लिए यूज करता हूं मैं. किसके लिए यूज करता हूं मैं? शेलो डेप्थ के लिए. और हाईवे में शेलो डेप्थ मींस जो हाईवे का फॉर्मेशन रहता है या उसका जो फाउंडेशन रहता है वो शेलो डेप्थ का रहता है. तो ऑगर बोरिंग को मैं जनरली सॉफ्ट सॉइल और शेलो डेप्थ के लिए इसका यूज करता हूं. देन है मेरा वाश बोरिंग. तो इसको सभी प्रकार की सॉइल में आप यूज कर सकते हैं बट इसको बोल्डर और रॉक के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. किसको? रॉक को. बट जो आपका परक्यूजन बोरिंग है इसको सभी प्रकार की सॉइल और आप इसको बोल्डर और रॉक में भी यूज कर सकते हैं. किसमें? बोल्डर एंड रॉक फॉर्मेशन, इसमें भी आप परक्यूजन बोरिंग का यूज कर सकते हैं. तो अब आप इजीली टेबल को मैच कर सकते हैं. जैसे आपको दिया है फर्स्ट कॉलम है जो आपका ऑगर बोरिंग, सेकंड आपका उसमें दिया है वाश बोरिंग एंड देन आपको सी ऑप्शन दिया है परक्यूजन बोरिंग. उसी प्रकार लिस्ट सेकंड में आपको मिला है फर्स्ट ऑप्शन बिलो वाटर टेबल इन ऑल सॉइल टाइप्स एक्सेप्ट हार्ड रॉक्स. हार्ड रॉक को छोड़कर सभी प्रकार की सॉइल के लिए यूजफुल है आपका कौन सा? वाश बोरिंग. मींस इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है? 1. देन लार्ज डायामीटर बोर होल्स ओवर 150 mm इन साइज एंड देन थर्ड ऑप्शन है आपके पास एक्सप्लोरेशन फॉर शेलो फाउंडेशन एंड हाईवे. तो शेलो डेप्थ के लिए आप किसका यूज करते हैं? ऑगर बोरिंग का. मींस इसका आंसर हो सकता है आपका 3. देन ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास बोल्डर एंड ग्रेवली स्ट्रेटा. बोल्डर और आपका जो ग्रेवली स्ट्रेटा है उसके लिए आप यूज करेंगे 4 परक्यूजन बोरिंग. मींस आपका ए ऑप्शन इज मैच टू 3, बी फॉर 1 एंड सी फॉर 4. अनदर वन इज 2. तो इस आल्सो आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि किसके लिए है वो आपका C4 एंड 2 के लिए. मींस जो डायामीटर है आपका बोर होल्स का वो कितना होता है? उसका 150 mm से ज्यादा रहता है परक्यूजन बोरिंग में जो डायामीटर ऑफ होल रहता है. बोरिंग मेथड मींस होल करने की जो मेथड्स आपको दिया है. तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा पहले क्वेश्चन का. उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट से. मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट में बिटुमिन मिक्स डिजाइन करने के लिए करते हैं. किसके लिए करते हैं? बिटुमिन मिक्स डिजाइन करने के लिए. तो बिटुमिन के अंदर आपको एग्रीगेट की जो साइज लेना है ज्यादा से ज्यादा आप 2.5 सेंटीमीटर का एग्रीगेट यूज कर सकते हैं. मींस नॉट ग्रेटर देन, साइज आपका किससे ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए आपका 2.5 सेंटीमीटर से. एग्रीगेट का साइज, एग्रीगेट की साइज जो आपका है वो 2.5 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए बिटुमिन मिक्स डिजाइन करने के लिए. तो उसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट दिए हैं आपको. मार्शल स्टेबिलिटी, फ्लो वैल्यू कौन सी स्केल पर लेना है आपको? 0.25 mm पर यूनिट्स. देन एयर वॉइड्स एंड आपको VFB, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन. इसको आपको स्टैंडर्ड टेबल है ये तो आपको याद ही रखना है. तो इसका कॉलम नंबर जैसे आपको 2 जो मैच हो रहा है P2. कौन सा है आपका आंसर सही? P2. मीन्स मार्शल स्टेबिलिटी मिनिमम कितना लोड? 340 किलोग्राम. 340 किलोग्राम पर आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाना चाहिए. मीन्स कम से कम. इससे ज्यादा हो मीन्स उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है. तो मार्शल स्टेबिलिटी कितना? 340 किलोग्राम मिनिमम वैल्यू उसकी स्टेबिलिटी की. देन Q आपका है फ्लो वैल्यू 0.25 mm पर यूनिट्स, जिसका आपका है 8 to 16. कितना होगा आपका? 8 to 16 जो है आपका ऑप्शन नंबर 4. देन एयर वॉइड्स इन टोटल मिक्स. एयर वॉइड्स कितना होना चाहिए आपका?
3 to 5, कितना होना चाहिए आपका 3 to 5, मीन्स कॉलम नंबर आपका जो 3 है वो R से मैच हो रहा है, सेकंड कॉलम जो आपका 3 का है वो R से मैच हो रहा है। देन VFB और वॉइड फील्ड विद बिटुमिन आपका मैच होगा किससे 1 से, 75 to 85, मीन्स S is S1। तो जो आपका क्या बोल रहा है VFB मीन्स कितने वॉइड्स बिटुमिन के थ्रू फिल हो जाएंगे, 70 to 85% आपके जो वॉइड्स रहेंगे वो बिटुमिन के थ्रू आप फिल कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कुछ इस प्रकार से, सर्वेइंग का क्वेश्चन है आपका, ऑब्स्टेकल से रिगार्डिंग है वो आपसे क्या पूछा है, आपको डायग्राम दिख रहा है पॉन्ड का जनरली, जैसे when it is not possible to chain round the obstacle the equation for the below figure is given by, means यदि मुझे पॉन्ड दिख रहा है आपको ऐसी लेंथ के बीच में या कोई ऑब्स्टेकल है, मान लीजिए ये पॉन्ड है, आपको AC डिस्टेंस मेजर करके बताना है, कितना डिस्टेंस AC, तो A आपका C, तो जो A से आपको C को मेजर करना है बट बीच में आपका कोई ऑब्स्टेकल है, तो आपको किस प्रकार से मेजर किया है आपने उसको ऑफसेट लेकर B से आपने C को मेजर किया। तो यदि आपको ये थीटा एंगल पता हो या फिर आपको ये डायमेंशंस पता हो और ये डायमेंशन आपको पता हो तो AC की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका BC स्क्वायर रूट ऑफ BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका वो आपका इससे रिलेट करता है, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 4, सर्वेयर्स कंपास वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो सर्वेयर कंपास आप सर्वेइंग में ट्रेवर्सिंग के लिए यूज करते हैं या कंपास सर्वे में यूज करता हूं, कौन सा सर्वेयर कंपास, तो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मैग्नेटिक बियरिंग सिस्टम, नन ऑफ द अबव, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम। तो कंपास आपका जो सर्वेइंग में कंपास सर्वे होता है, 2 प्रकार के कंपास यूज करते हैं आप, कौन से कंपास, एक होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक, एंड अनदर वन इज सर्वेयर्स कंपास, सर्वेयर्स कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास आपका होल सर्कल बियरिंग पर वर्क करता है और सर्वेयर्स कंपास आपका क्यूबी या क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम पर वर्क करता है। तो सर्वेयर्स कंपास किस पर वर्क करेगा आपका क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम पर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होता है और ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, वो प्रिज्मेटिक कंपास का प्रिंसिपल हुआ या उस पर वर्क करता है प्रिज्मेटिक कंपास। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास QSC से, क्या है पूछा है आपसे QSC से, एन एस्टीमेट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द अप्रोक्सीमेट मेथड, यदि मैं जो एग्जाम्पल में दिया है अप्रोक्सीमेट मेथड, यदि इनका उपयोग करते हुए मैं एस्टीमेट प्रिपेयर करता हूं तो उसको कौन सा एस्टीमेट पढ़ता हूं मैं। अप्रोक्सीमेट कौन कौन सी यूज कर सकता हूं मैं, प्लिंथ एरिया ऑफ स्ट्रक्चर, क्यूबिक कंटेंट ऑफ स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर क्विक असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट। मीन्स आपको क्विकली एक एस्टीमेट चाहिए उस प्रोजेक्ट का, तो आपने एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट किया है तो उसको कौन सा एस्टीमेट पढ़ते हैं, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टीमेट और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट होता है आपका यदि आपको ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन या ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ वर्क कोई आपको ऐड करना है, जैसे कि आपको किसी रूम में 1 डोर देना है बट आपको लगा कि वहां पर 2 डोर के लिए डिजाइन करना थी मुझे, तो मीन्स आपने 1 डोर और ऐड करवा दिया, तो ये आप सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के थ्रू उस आपकी जो प्लान है, एक्चुअल ड्राइंग है, उसमें ऐड करवा सकते हैं। तो ये हुआ आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। फिर आप बताओगे उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आएगा, वो आपका पता चलता है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट से। देन चलता है आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट वो होता है यदि आपकी कॉस्ट किसी कारणवश बढ़ती है, मीन्स आपका जो एस्टिमेशन कॉस्ट था, एस्टिमेटेड कॉस्ट यदि आपका ग्रेटर देन 5% to 10% निकल जाता है, मीन्स आपकी जो कॉस्ट प्रोजेक्ट की आने वाली है यदि वो आपकी 5% से 10% और बढ़ जाती है, तो फिर आपको उस एस्टीमेट को या आपके प्रोजेक्ट की ड्राइंग को रिवाइज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको डबल से एस्टीमेट तैयार करना पड़ेगा। तो वो कहलाता है आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट। या फिर लोडिंग कंडीशन यदि आपकी चेंज होती हैं तब भी आपको रिवाइज एस्टीमेट यूज करना है। लोडिंग कंडीशंस मीन्स दैट
यदि आपका जैसे पहले आप 2 फ्लोर के लिए डिजाइन बना रहे थे, मीन्स 2 फ्लोर के हिसाब से आपने डिजाइन प्रिपेयर किया है, फाउंडेशन उसके हिसाब से बनाओगे आप 2 फ्लोर के हिसाब से, बट फिर आपको लगा आपका बजट बढ़ता है और आपको लगता है कि मैं 2 फ्लोर की बजाय 3 फ्लोर या 4 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, तो मीन्स आपको फिर डिजाइन में आपको फाउंडेशन चेंज करना पड़ेगा, लोडिंग कंडीशंस आपकी चेंज हुई है, तो उसके हिसाब से आपकी डिजाइन क्या होगा, एस्टिमेशन आपका चेंज होगा। तो उसके लिए जो फिर आपने रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाया होगा उसको पढ़ते हो आप रिवाइज्ड एस्टीमेट। देन डिटेल्ड एस्टीमेट, यदि मैं हर एक अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग आइटम रेट्स का उसमें इनटू करके यदि एक डिटेल्ड एस्टीमेट प्रिपेयर करता हूं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एस्टीमेट आपका तैयार करता हूं, तो उसको मैं किसके थ्रू करूंगा, डिटेल्ड एस्टीमेट और आइटम रेट एस्टीमेट। उसी प्रकार आपका जो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट है वो आपको देता है रफ कॉस्ट वर्क, मींस आपका एक ऊपर से आपको एक रफ कॉस्ट एस्टिमेशन देता है, रफ कॉस्ट। तो इसीलिए अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट या प्रीलिमिनरी एस्टीमेट को ही मैं रफ कॉस्ट एस्टीमेट भी पढ़ता हूं। तो आपसे पूछा गया है कि रफ कॉस्ट निकालना है या एस्टीमेट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेट मेथड, तो कौन सा होता है आपका प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। इन डिजाइन ऑफ एनी स्टील स्ट्रक्चर अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज। लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रेशियो आपसे पूछा है क्या होता है, तो ये क्या होता है आपका डायरेक्टली पॉइजन्स रेशियो होता है आपका लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक्सियल स्ट्रेन आपका होता है एक्सियल डिफॉर्मेशन मींस जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड एज अ एक्सियल स्ट्रेन। इसको पढ़ते हैं आप एक्सियल स्ट्रेन। उसी प्रकार आपके से पूछा है स्लेंडरनेस रेशियो, तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है आपका लेंथ अपॉन स्लेंडरनेस रेशियो से को मैं लैम्बडा से रिप्रेजेंट करता हूं और उसका रेशियो होता है लेंथ टू रेडियस ऑफ गायरेशन। एंड पॉइजन्स शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है डिस्प्लेसमेंट इन प्लेन। शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट इन प्लेन और डिफॉर्मेशन इन प्लेन, डिस्प्लेसमेंट इन प्लेन। ओके, और पॉइजन्स रेशियो आपका होता है लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देन क्वेश्चन नंबर 7 फ्लूइड मैकेनिक्स से आपसे पूछा गया है स्ट्रीमलाइन टू रिलेटेड। किससे रिलेटेड है आपका, स्ट्रीमलाइन से। A streamlines are straight and parallel to each other and perpendicular to the plane of orifice is known as। आपकी ओरिफिस में जो स्ट्रीमलाइंस होगी वो स्ट्रेट होती हैं और उस एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। मीन्स ये स्ट्रीमलाइन आपका एक दूसरे से इस प्रकार से पैरेलल होती हैं, किसमें, ओरिफिस में। कहाँ पर होती हैं ऐसा पूछा है आपसे, ओरिफिस में कहाँ पर होती हैं ये। तो ये आपका ओरिफिस है, जैसे यहाँ पर आपका वाटर फिल है। ओरिफिस किसके यूज करते हैं आप, ओरिफिस मीटर टू मेजर द डिस्चार्ज। ये छोटा सा आपका माइनर सा छिद्र रहता है, बट आपको कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लार्ज बना दिया है। तो यहाँ पर आपका जो फ्लो होगा और यहाँ पर आपका माउथ पीस स्मॉल पाइप फिट रहता है। तो स्मॉल पाइप में आपका फ्लो कुछ इस प्रकार से स्पीडली एक वेना कॉन्ट्रैक्टा क्रिएट करता है, और उस वेना कॉन्ट्रैक्टा के अंदर जो आपका स्ट्रीम लाइन्स रहता है, मीन्स जो स्ट्रीम लाइन्स के थ्रू फ्लो होगा वो ऐसा स्ट्रेट होगा। कौन सा होगा आपका, स्ट्रेट। एंड जो दो लाइन्स होगी आपकी स्ट्रीम लाइन्स वो एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल। तो कहाँ पर होता है आपका, वेना कॉन्ट्रैक्टा में। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा में आपका स्ट्रीम लाइन्स और स्ट्रेट और पैरेलल होगी। देन क्वेश्चन नंबर 8, इन अ पिच्ड रूफ द एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्लॉप्स इज कॉल्ड। पिच्ड रूफ है आपका, तो पिच्ड रूफ पहले होती क्या है, जनरली जो आपके कच्चे मकान रहते हैं उनमें जो कवेलू टाइप स्ट्रक्चर रहता है उसको आप बोलते हैं पिच्ड रूफ। मीन्स जो कवेलू की रूफ होती है उसको आप क्या पढ़ते हैं सर,
पिच्ड रूफ, इस प्रकार से आपका और इसको आपने कवर किया है ऐसा ट्रायंगुलर शेप से। इस प्रकार से, तो ये कहलाता है आपका पिच्ड रूफ, जिसमें आपको ऑप्शन नंबर दिया है 1 बार्ज बोर्ड। तो इसमें पिच्ड रूफ में बार्ज बोर्ड आपका ये सपोर्ट कहलाता है। इस स्लैब को या पिच रूफ को सपोर्ट करने के लिए आपने जो स्लैब प्रोवाइड किया होगा या बोर्ड प्रोवाइड किया है उसको पढ़ते हैं आप बार्ज बोर्ड, बार्ज बोर्ड। देन है ऑप्शन नंबर 2 पिच ऑफ ट्रस। पिच ऑफ ट्रस मींस इसका एंगल, ये कहलाता है थीटा आपका पिच। पिच मीन्स स्लोप, रूफ का जो स्लोप है वो कहलाता है आपका पिच ऑफ ट्रस। यदि आपका ट्रस टाइप का स्ट्रक्चर है। देन है वैली एंड रीच। ये यदि आपका कुछ इस प्रकार से ट्रस है, इस ट्रस में ये सपोर्ट्स आपको दिए हैं, यह जो एंगल होता है आपका ये कहलाता है पिच, मींस स्लोप ऑफ रूफ कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस से पिच। जब आपका दो स्लोप या रूफ ऑफ दो स्लोप, ये आपकी एक रूफ एंड अनदर रूफ, इन दोनों रूफ का यदि आपका स्लोप कुछ इस प्रकार से मिलता है कि वो एक्यूट एंगल बनाता है। एक्यूट एंगल मींस न्यून कोण या फिर जो 90 डिग्री से कम एंगल होता है उसको हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से अधिक एंगल को हम पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये आपका एक्यूट एंगल कब बनता है? जब यदि दो स्लोप लाइन आपका किसी एंगल पर मिलती हो और डाउनवर्ड स्लोप में आपका इस प्रकार से एक्यूट एंगल बना है, मीन्स लेस देन 90 डिग्री, तो उसको हम पढ़ते हैं वैली। क्या पढ़ते हैं आप? वैली। उसी प्रकार यदि दो स्लोप लाइन ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट करती हैं, मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर एंगल हो आपका उन दो स्लोपिंग लाइन का, तो वो आपका पढ़ते हैं उसको रीज। उसको आप क्या पढ़ते हैं? रीज। तो अभी आपसे पूछा है इन अ पिच्ड रूफ द एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू स्लोप्स। दो स्लोप हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर यदि आपका एक्यूट एंगल बनता है तो कौन सा कहलाएगा? वो आपका वैली। और उसी प्रकार यदि दो स्लोप मिलकर एक ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट करते हैं तो वो पोर्शन कहलाएगा आपका रिज पोर्शन। तो ये दोनों आपके कहां पर होते हैं? ट्रस में। बट अभी आपका आंसर हुआ वैली, क्योंकि एक्यूट एंगल बनाया है। देन क्वेश्चन नंबर 9, in a triangular channel section the most economical section is achieved when sloping side make an angle of dash with the vertical। मीन्स वर्टिकल के साथ में आपका जो वर्टेक्स का एंगल कितना होना चाहिए? आपका कौन सा चैनल है? ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन और वी शेप्ड ट्रायंगुलर सेक्शन। इकोनॉमिकल चैनल सेक्शंस के लिए कंडीशन आपसे पूछा है इन स्लोपिंग साइड का, ये जो दोनों स्लोपिंग साइड है इनका वर्टिकल के साथ में एंगल कितना होना चाहिए। तो आपको पता है यदि मुझे इकोनॉमिकल सेक्शन चाहिए, कौन सा चैनल आपको डिजाइन करना है? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल सेक्शंस के लिए आपकी कंडीशंस क्या होती हैं? दोनों स्लोपिंग साइड के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना एंगल होना चाहिए आपका? 90 डिग्री एंगल। बट आपसे क्या पूछा है? तो ऑप्शन आपको जैसे 90 डिग्री भी दिख रहा है, बट आंसर आपका 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि दो स्लोपिंग साइड के बीच में ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। बट आपसे यहाँ पर पूछा है किसी एक स्लोपिंग साइड का वर्टिकल के साथ में एंगल कितना होगा? वर्टिकल एक्सिस के साथ में, वर्टेक्स के साथ में आपका एंगल कितना होना चाहिए? कितना होगा आपका? हाफ मीन्स 45 डिग्री। तो कितना होना चाहिए आपका वर्टिकल के साथ में स्लोप साइड का एंगल? 45 डिग्री। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका 45 डिग्री। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन एन एवरेज हाउ मच % वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये तो डायरेक्टली आपका स्टैंडर्ड है कोर्स से रिलेटेड कि जो सीमेंट का हाइड्रेशन करना है आपको तो कितना % वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो कितना % रिक्वायर्ड होगा आपको? 23%। 23% आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए और कंक्रीट के लिए आपको कितना लगेगा? पोर्टलैंड सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए 23% वाटर रिक्वायरमेंट होगा।
देन क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज आल्सो नोन एज, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को मैं और क्या कहता हूं, हाइड्रोलिक रेडियस, और ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोलिक डेप्थ, और ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोलिक लेंथ, और चेजिस डेप्थ। तो डेप्थ ऑफ फ्लो को मैं पढ़ता हूं हाइड्रोलिक मीन रेडियस, और इसी को मैं पढ़ता हूं हाइड्रोलिक डेप्थ। मीन्स हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को ही मैं हाइड्रोलिक रेडियस पढ़ता हूं, और इसको जनरली मैं रिप्रेजेंट करता हूं आर से, और जो होता है आपका एरिया ऑफ सेक्शन अपॉन पेरीमीटर और वेटेड पेरीमीटर। कौन सा पेरीमीटर आपका, वेटेड पेरीमीटर। इसका रेशो कहलाता है आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। मीन्स हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को ही मैं हाइड्रोलिक रेडियस पढ़ता हूं। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है आरसीसी से। क्या पूछा है आरसीसी से, अ टी बीम बिहेव एज अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ अ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लैंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस डैश। मीन्स न्यूट्रल एक्सिस मेरी कहां पर हो कि मेरा टी बीम रेक्टेंगुलर बीम जैसा बिहेव करता हूं। मीन्स जितने भी रेक्टेंगुलर बीम के लिए मेरी कंडीशंस हैं, अजम्पशंस हैं और कैलकुलेशंस हैं, वो मैं टी बीम के लिए अप्लाई कर सकता हूं। कब, जब मेरा जो टी बीम है वो किसके जैसा बिहेव करे, रेक्टेंगुलर बीम के जैसा। तो ये कब करेगा, तो उसके लिए कंडीशंस हैं आपके पास। कंडीशंस आपके पास क्या होती हैं, ये है आपका टी बीम, इसको पढ़ता हूं मैं वेब, और इसको पढ़ते हैं आप फ्लैंज। इसकी डेप्थ है, ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज डीएफ। इसकी डेप्थ क्या कहलाएगा आपका, फ्लैंज की डेप्थ, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। यदि कंडीशंस बनती हैं आपकी कुछ इस प्रकार से, ये पोर्शन आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है बीम, देन एक्स यू, ये आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, जब आपका कंप्रेसिव फोर्स न्यूट्रल होकर टेंसाइल की तरफ, या टेंसाइल फोर्स न्यूट्रल की तरफ, सेक्शन आपका कंप्रेशन में जाता है। मींस जहां पर कंप्रेसिव फोर्स न्यूट्रल कर देते हो टेंसाइल फोर्स को, या फिर जो दोनों फोर्सेस हैं आपके न्यूट्रल हो। तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ यदि लेस देन हो डीएफ से, किससे लेस देन हो, डीएफ से या डेप्थ ऑफ फ्लैंज से, मींस वो किसके अंदर लाई करना चाहिए आपका, रिमेन्स विद इन फ्लैंज। यदि आपका फ्लैंज के अंदर ही न्यूट्रल एक्सिस हो तो वो आपको किसके जैसा बिहेव करेगा, रेक्टेंगुलर बीम जैसा बिहेव करता है। तो ऑप्शन है आपका रिमेन्स विद इन द फ्लैंज, ये ऑप्शन आपका सही होगा टी बीम को यदि रेक्टेंगुलर जैसा बिहेव करना है। देन क्वेश्चन नंबर 13 आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा गया है, वेंचुरी फ्लूइम से। A Venturi flume is a device which is used to measure। Venturi flume में किसको मेजर करने के लिए यूज करता हूं, हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक जंप, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और डिस्चार्ज इन ओपन चैनल। तो वेंचुरी फ्लूइम आपका वेंचुरी मीटर ही जैसा होता है, और वेंचुरी मीटर का यूज करता हूं मैं डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। वेंचुरी मीटर कुछ आपका इस प्रकार से रहता है, कन्वर्जेंट, देन पोर्शन डाइवर्जेंट। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हो डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। ये आपका जनरली यूज करते हो आप कहां पर, लैब में, तो उसको पढ़ता हूं मैं वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर। इसी टाइप का स्ट्रक्चर यदि आप फील्ड पर कुछ बना देते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर कंक्रीट और स्टील प्लेट्स का, और उसको आप किसी चैनल्स के फ्रंट में पुट कर देते हैं, जैसे आपको कैनाल का डिस्चार्ज मेजर करना है, डिस्चार्ज इज योर ओपन चैनल, तो डिस्चार्ज के आपने फ्रंट में या किसी साइड पर आपने डिस्चार्ज के फ्लो के साइड में आपने यहां पर वेंचुरी मीटर को फिट कर दिया है। मीन्स उसके शेप जैसा आपने स्ट्रक्चर फिट कर दिया है, जिसको मैं पढ़ता हूं फील्ड पर वेंचुरी फ्लूइम। क्या पढ़ता हूं मैं, वेंचुरी फ्लूइम। तो इसका क्रॉस सेक्शंस आपको पता होगा, तो आप इससे क्या मेजर कर सकते हैं, डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं, ओपन चैनल में, क्योंकि कैनाल आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ओपन चैनल। तो मैं वेंचुरी फ्लूइम का उपयोग डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए उपयोग करता हूं, और कहां पर, ओपन चैनल में। तो आंसर हुआ आपका डिस्चार्ज इन ओपन चैनल फ्लो। देन क्वेश्चन नंबर 14, a deep steel trap which is provided on external face of wall for disconnecting the wastewater flowing from kitchen, from bathroom etc. is called as। जो स्टील ट्रैप मैंने प्रोवाइड किया होगा किसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, जो आपका फ्लो आ रहा है किचन से या बाथरूम से, उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो कौन सा होगा आपका, इंटरसेप्टिंग ट्रैप,
गली ट्रैप, सिल्ट ट्रैप और ग्रीस ट्रैप। तो जो ग्रीस ट्रैप रहता है आपका, उसका यूज करते हैं आप टू स्टॉप ग्रीस एंड सॉलिड्स, मीन्स सॉलिड और ग्रीस को सीवर लाइन में आने से रोकने के लिए आप ग्रीस ट्रैप प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो आपने घर में प्रोवाइड नहीं किया है। सिल्ट ट्रैप प्रोवाइड करते हैं आप, प्रिवेंट सिल्ट फ्रॉम एंटरिंग इनटू सीवर, मीन्स सीवर में आपके जो सिल्ट पार्टिकल्स हैं, कण पार्टिकल हैं, सैंड जैसे पार्टिकल हैं, उनको आप सीवर में जाने से रोकते हैं, तो वो कहलाती हैं, आपने जो ट्रैप प्रोवाइड किया होगा उनको रोकने के लिए, वो कहलाएगा आपका सिल्ट ट्रैप। सिल्ट ट्रैप आपका कुछ इस शेप में रहता है। इस डायरेक्शन से आपका फ्लो आ रहा है, ये यहां पर आपका डिग टाइप छोटा सा स्मॉल गड्ढा रहता है, यहां पर आपका फ्लो डिस्चार्ज होगा। इसके साथ में आपके कण रहेंगे सिल्टी पार्टिकल्स रहते हैं जो हैवी रहेंगे, तो वो आपके इसके अंदर सिल्ट हो जाएंगे, जम जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। देन आपका जो लिक्विड पोर्शन रहेगा वो आपका इस साइड से बाहर हो जाएगा, मीन्स आपके जो सिल्ट पार्टिकल है उनको आप यहाँ से फिर ड्रेन आउट या फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं बाहर की तरफ। तो इस प्रकार से सिल्ट ट्रैप का यूज करता हूं मैं सिल्ट पार्टिकल को किसमें, आगे सीवर में जाने से रोकने के लिए। तो ये भी आपने घर में यूज नहीं किया होगा। गली ट्रैप का आप यूज करते हैं घर के अंदर हार्मफुल गैसेस को अंदर आने से रोकने के लिए। और उसी प्रकार आपका ऑप्शन है एक इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसको आपको बताना है कि इंटरसेप्टिंग ट्रैप होती क्या है। तो ये आप कमेंट के थ्रू आप बताइए इंटरसेप्टिंग ट्रैप होती क्या है। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन लोड इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक जो डिजाइन लोड होता है वो आपका किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन लोड मैं कैलकुलेट करता हूं एज अ FM और मीन लोड और मीन डिजाइन स्ट्रेंथ प्लस 1.65 योर कांस्टेंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन S। तो यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं K कांस्टेंट K से, तो आपका फार्मूला क्या बन जाता है, मीन लोड और मीन स्ट्रेंथ, मीन लोड और मीन स्ट्रेंथ प्लस K इंटू S। ये कहलाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड के लिए फार्मूला स्टैंडर्ड है जो आपको मिलेगा IAS 456 में। उसी प्रकार यदि मुझे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालना हो कंक्रीट का, तो मैं इसी फार्मूले में FM मीन्स मीन लोड और यदि इसको माइनस कर देता हूं K इंटू S फैक्टर से, तो मुझे बन जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये भी आपका IAS 456 से है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 मीन लोड प्लस KS। केस क्या है आपका, एस है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और के आपका कांस्टेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1.65 कांस्टेंट। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 एंड देन आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इन स्टील स्ट्रक्चर द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड P which can be allowed on a compression member। कंप्रेशन मेंबर पर कितना मैक्सिमम लोड आएगा, तो उसको मैं किस प्रकार से कैलकुलेट करूंगा। कंप्रेसिव लोड मेरा रहेगा यदि P, तो मैं उसको किसके हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। तो जनरली मेरा फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यदि मुझे कंप्रेसिव लोड निकालना है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू कंप्रेसिव लोड अपॉन कंप्रेशन में जो आपका ग्रॉस एरिया रहेगा, क्योंकि मैं कंप्रेशन फोर्स को निकालने के लिए कौन सा ग्रॉस एरिया यूज करता हूं, ये ध्यान रखिए आप। और यदि आपको टेंसाइल स्ट्रेसेस निकालना है तो मैं नेट एरिया यूज करता हूं। तो यहां पर मेरे पास कंप्रेसिव लोड निकालना है P, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ये फार्मूला आपका बन जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है सिग्मा AC इंटू ए, वो आपका करेक्ट होता है कंप्रेशन लोड के लिए फॉर कंप्रेशन मेंबर। देन क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रेन इन स्टील रिचेस इट्स अल्टीमेट वैल्यू अर्लियर देन स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज कॉल्ड। डबल से मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, स्ट्रेन इन स्टील रिचेस इट्स अल्टीमेट वैल्यू अर्लियर देन स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज कॉल्ड। यदि मेरा जो स्टील में जो स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं, कौन से अल्टीमेट,
अल्टीमेट स्ट्रेन वो आपका पहले पहुंच जाए, स्टील हैव अल्टीमेट स्ट्रेन अर्लियर देन स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट। तो उसको कंडीशंस को पढ़ता हूं मैं, कौन सा फेल्योर होता है इस कंडीशन में, जनरली मेरा एज अ डक्टाइल, कौन सा होता है, डक्टाइल फेल्योर होता है। कौन सा होता है, डक्टाइल फेल्योर, और कंडीशन रिप्रेजेंट करती है मेरी एज अ अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कंडीशंस। तो आंसर ऑप्शन होगा आपका 2। और जो आपको ORS दिया है या ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, वो किसके लिए है, यदि मेरा स्टील की बजाय कंक्रीट में पहले पहुंच जाए। मींस क्या होगा, जैसे स्ट्रेन इन कंक्रीट रीचेस इट्स अल्टीमेट वैल्यू अर्लियर देन स्ट्रेन इन स्टील इज कॉल्ड एज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। और यदि दोनों में साइमल्टेनियसली मींस साथ में पहुंचता हूं तो उसको मैं पढ़ता हूं एज अ बैलेंस्ड सेक्शन। मींस क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन स्टील एज वेल एज स्ट्रेन इन कंक्रीट रीचेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड सेक्शन। तो अभी आपका आंसर होगा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेनाइट एंड रियोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डायरेक्टली आपको पता है ग्रेनाइट आपका किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का। तो ग्रेनाइट एंड रियोलाइट आपके एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक के। एंड देन सेडिमेंट्री रॉक का आपका एग्जाम्पल हुआ सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। स्ट्रेटिफाइड रॉक होती हैं आपकी लेयर के फॉर्म में, और इसके भी एग्जाम्पल हैं आपका सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। देन मेटामॉर्फिक होती हैं आपकी रॉक्स, मेटामॉर्फिक एक्शन के थ्रू मेड होता है, और इसके एग्जाम्पल हैं आपका मार्बल एंड स्लेट। मार्बल और जो स्लेट है आपका वो कहलाती है मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स। देन क्वेश्चन नंबर 19, इन रोड एस्टिमेशन, मैं रोड का एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहा हूं, तो जो अर्थ वर्क होगा, अर्थ वर्क इज एस्टिमेटेड फॉर लीड फॉर डिस्टेंस एंड लिफ्ट फॉर हाइट। लीड फॉर डिस्टेंस, लीड मीन्स कितनी डिस्टेंस के लिए आप लीड को कैरी करते हैं या एस्टिमेट में कैलकुलेट करते हैं, और लिफ्ट फॉर हाइट मीन्स इतनी हाइट तक वो वर्क को ऊपर ले जा सकता है, या इतनी हाइट तक वो काम कुछ आपका जैसे कि जो सीमेंट की तगारी रहती हैं या पान रहती हैं उसको 1.5 मीटर तक आपको ऊपर दे सकता है। उसके बाद फिर आपको स्कैफ फोल्डिंग का यूज़ करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि आप कम से कम 30 मीटर तक वो हॉरिजॉन्टली मीन्स एक जगह से दूसरी जगह 30 मीटर तक आपका रोड वर्क में कैरी कर सकता है। उसके बाद यदि उसको लगा तो फिर आपको अदर से एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, मीन्स फिलिंग वर्क अदर आपको या कटिंग वर्क फिल करना है। तो मीन्स रोड एस्टिमेशन में द अर्थ वर्क कितना 30 मीटर तक, कितने मीटर तक 30 मीटर हॉरिजॉन्टल या लीड के लिए यूज करते हो, और जो लिफ्ट है उसके लिए आप यूज करते हैं 1.5 मीटर। कितना 1.5 मीटर। तो ये आपका एज अ QSC से था क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो विंडो से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। विंडोज वेयर शटर ओपन लाइक डोर्स आर टर्म्ड एज। जो दरवाजे जैसी विंडो ओपन होती हैं या दरवाजे की तरह विंडो ओपन होती है उसको मैं कौन सी विंडो पढ़ता हूं। मीन्स दरवाजे जैसी कैसे, आपका जैसे यदि ये विंडो है तो ये दरवाजा कैसे ओपन होता है आपका, कुछ इस प्रकार से। अगर डोर है तो आपका डोर इस प्रकार से ओपन होता है, इस प्रकार से। यदि इसी प्रकार से जो विंडो ओपन होती हैं तो उस विंडो को मैं कौन सी विंडो पढ़ता हूं। कौन सी विंडो पढ़ते हो आप, पिवोटेड विंडो, और कौन सी पिवोटेड विंडो और केसमेंट विंडो, स्लाइडिंग विंडो और लावर्ड विंडो। तो जो आपका पिवोटेड विंडो रहता है, पिवोटेड विंडो आपकी होती है, पिवोटेड विंडो आपकी कुछ इस प्रकार से। यदि आपका ये फ्रेम है विंडो का, इस विंडो का फ्रेम है, देन यदि वो सेंटर पोर्शन से कुछ इस प्रकार से रोटेट हो रही है, इसको पढ़ते हैं आप पिवोटेड विंडो। कौन सी हो गई आपकी ये, पिवोटेड विंडो। केसमेंट विंडो उसको पढ़ता हूं या केसमेंट विंडो उसको पढ़ता हूं जो दरवाजे जैसा ओपन होती है, मींस दरवाजे की तरह ओपन होने वाली विंडो को आप पढ़ते हैं एज अ केसमेंट विंडो। स्लाइडिंग विंडो जो स्लाइड करती हो, मींस इस प्रकार से फ्लिप कर जाए एक दूसरी स्लाइड पर। स्लाइडिंग डोर देखें आपने, उसी प्रकार से जैसे यदि ये आपका विंडो है तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर या ये वाला पोर्शन इसके ऊपर स्लाइड हो जाता है, मींस ये पोर्शन आपका जैसे, तो इस प्रकार से ये यहां पर स्लाइड हो जाएगा।
तो ये इतना एरिया ओपन रहेगा आपका, मीन्स एक टाइम पर हाफ पोर्शन ही आप ओपन रख सकते हैं, उसको पढ़ते हैं आप एज अ स्लाइडिंग विंडो। लोवर्ड विंडो क्या होता है, जैसे वेंटिलेशन आपके ओपन होते हैं, किस प्रकार से, वेंटिलेशन के जैसा। वेंटिलेशन में जैसे आपके स्मॉल टाइप ग्लास प्लेट यूज होती हैं, इस प्रकार से इनको पढ़ते हैं आप लोवर्ड विंडो, जो आपके किसके जैसी ओपन होती हैं, एज अ वेंटिलेशन के जैसे। इस शीट को आप बाहर कर सकते हैं, इसकी शीट को बाहर से कर सकते हैं, इस स्लेट को आप बाहर कर सकते हैं, इसको पढ़ते हैं आप एज अ लोवर्ड विंडो। बट आपसे पूछा था विंडो जो शटर के जैसी, और जो आपका विंडो शटर जो दरवाजे जैसा ओपन होता है, उसको क्या पढ़ते हैं आप, कैसमेंट विंडो। देन क्वेश्चन नंबर 21, एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग शुड बी अबाउट फॉर फ्लोर एरिया ऑफ रूम। मीन्स विंडो के लिए आप कितना ओपनिंग एरिया रखते हैं, यदि कितना फ्लोर एरिया का, फ्लोर एरिया के रिस्पेक्ट में आप बताइए कितना ओपनिंग एरिया रखते हैं। तो कितना रखते हैं, 2.5%, 15%, 1.5% और 25%। तो स्टैंडर्ड है आपके लिए कितना, 15% ऑफ रूम एरिया, 15% ऑफ रूम एरिया आर रिकमेंडेड फॉर विंडोज ओपनिंग। विंडोज ओपनिंग के लिए में 15% एरिया आपको रखना है, ओपनिंग एरिया 15%। मीन्स यदि जैसे आपका रूम का एरिया 100 स्क्वायर फीट है, कितना है रूम एरिया, यदि आपके पास 100 स्क्वायर फीट है, तो विंडो ओपनिंग के लिए आपको कितना एरिया ओपन रखना पड़ेगा, 15 स्क्वायर फीट। कितना, 15 स्क्वायर फीट आपको विंडो के लिए ओपनिंग रखना पड़ेगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर इज इंस्टॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अभी तक हमने जो पेपर सॉल्व किए हैं उसमें 2 से 3 बार इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं इरिगेशन के टॉपिक से। इस पर क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर इज इंस्टॉल्ड व्हेन बेड लेवल ऑफ रिवर इज क्वाइट हायर देन द बेड लेवल ऑफ कैनाल। उसको क्या पढ़ेंगे, लेवल क्रॉसिंग, एक्विडक्ट, सुपर पैसेज और फॉल। यदि आपका जो कैनाल का बेड है, कैनाल का बेड, ये कैनाल है जैसे आपका फ्लो हो रहा है, बेड लेवल ऑफ कैनाल, तो बेड लेवल ऑफ कैनाल आपका बहुत नीचे हो, किसके मतलब आपका जो रिवर का है बेड, रिवर के बेड से आपका बहुत ऊपर हो, किससे, कैनाल के बेड से, बेड लेवल ऑफ रिवर। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को आप पढ़ते हैं। मींस आपका रिवर ऊपर फ्लो हो रहा हो, इसको में मैक्सिमम फ्लो कहां पर हो सकता है आपका, FSL, फुल सप्लाई लेवल, और रिवर में होता है आपका HFL, हाई फ्लड लेवल। मींस फ्लड के टाइम पर मैक्सिमम इतना फ्लो हो सकता है, और फुल सप्लाई लेवल मींस मैक्सिमम इतना फ्लो आप इसमें रिवर कैनाल में कर सकते हैं आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर में। तो जो बेड लेवल रिवर का है, आपके बेड लेवल ऑफ कैनाल से बहुत ऊपर है, तब आपने कौन सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया होगा, तब मैंने आपको कौन सा प्रोवाइड किया है, मैंने प्रोवाइड किया है सुपर पैसेज। सुपर पैसेज मींस एज अ ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर मैंने प्रोवाइड किया है। जस्ट इसका अपोजिट होता है, यदि आपका अपोजिट मींस यदि यहां पर आपका कैनाल होता है, मींस कैनाल का बेड आपका अबव हो किससे, रिवर बेड से, तब आप प्रोवाइड करते हैं उसको, स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं आप एक्विडक्ट। जैसे कभी आपका रेलवे ब्रिज ऊपर हो सकता है, तो कभी आपका रोडवे ब्रिज ऊपर हो सकता है। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि आपका रिवर ऊपर रहता है तो उसको आप मैं सुपर पैसेज पढ़ता हूं, और यदि आपका बेड लेवल या फिर आपका जो कैनाल है वो ऊपर रहता है तो मैं उसको एक्विडक्ट पढ़ता हूं। मीन्स कैनाल के लिए यदि आपने ब्रिज बनाया है तो एक्विडक्ट कहलाएगा, और रिवर के लिए यदि मैंने ब्रिज बनाया है या क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड किया है तो सुपर पैसेज कहलाएगा। लेवल क्रॉसिंग क्या होती है, यदि सेम लेवल पर, मीन्स दोनों आपके सेम लेवल पर क्रॉस कर रहे हैं, रिवर और कैनाल, देन आपने जो क्रॉसिंग या क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड किया होगा वो कहलाता है आपका लेवल क्रॉसिंग। फॉल होता है आपका यदि ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, आपका फ्लो का ग्रेडियंट, मीन्स अभी आपका इस लेवल पर फ्लो हो रहा था बट आपका अब इस लेवल पर फ्लो होने लग गया है, मीन्स आपका ग्रेडियंट चेंज हो गया है,
तो यहाँ से आपका जैसे ही फ्लो इस साइड यहाँ पर आता है तो यहाँ पर इरोजन हो सकता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, इस जगह को प्रिवेंट करने के लिए आप फॉल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फॉल स्ट्रक्चर मीन्स कि ये जो आपका फ्लो हो धीरे धीरे आपका यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो, मीन्स धीरे धीरे आपका यहाँ पर फ्लो आए एंड देन आपको इरोजन कम से कम हो या ना हो, तो इसके लिए आप प्रोवाइड करते हैं एज अ फॉल स्ट्रक्चर। तो फॉल स्ट्रक्चर किसके लिए? ग्रेडियंट चेंज होने पर इरोजन को रोकने के लिए आप फॉल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो आपका इसका आंसर हुआ किसका? यदि आपका क्या था ऑप्शन, फिर पढ़ लेते हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क और irrigation structure is installed when bed level of river is quite higher than bed level of canal, then मैंने प्रोवाइड क्या किया होगा? सुपर पैसेज। Then question number 23, which of the following is used as standard orifice? Standard orifice किसको पढ़ता हूँ मैं? जिसमें शार्प एज हो। शार्प एज मीन्स एक शार्पली उसमें से क्या हो? फ्लो निकल रहा हो। ओरिफिस कुछ नहीं होता है, ओरिफिस मीन्स एज अ होल और छिद्र। इस छिद्र को आप पढ़ते हैं एज अ ओरिफिस, और ओरिफिस मीन्स उस छिद्र में आपने जो स्मॉल पाइप यूज किया होगा उसको पढ़ते हैं आप माउथ पीस। माउथ पीस। तो कौन सा आपका स्टैंडर्ड ओरिफिस होता है? जो आपका शार्प एज होता है। तो शार्प एज्ड ओरिफिस आपका कहलाता है स्टैंडर्ड ओरिफिस। सबमर्ज्ड ओरिफिस मीन्स ये आपका जैसे यहाँ पर ओरिफिस है, यदि आपका एक टैंक और प्रोवाइड कर दिया जाए, एक टैंक और प्रोवाइड कर दिया जाए, इसमें आपका लेवल कुछ ये है और आपका वाटर लेवल यहाँ पर ये है। इसमें यदि आपका क्या हो रहा है, एक छिद्र से या फिर एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी जा रहा है, दोनों में पानी है या दोनों में लिक्विड है, मीन्स दोनों सबमर्ज है, मीन्स आपका जो ओरिफिस या जो छिद्र है वो क्या एक दूसरे के अंदर सबमर्ज है या फिर वो पानी के अंदर ही है, तो उसको पढ़ते हैं आप सबमर्ज्ड। और सबमर्ज्ड को ही मैं ड्रॉप्ड ओरिफिस पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which of the following fluid is incompressible and has having no viscosity? ऐसा कौन सा फ्लूइड होता है जो क्या हो आपका इनकम्प्रेसिबल हो और जिसकी विस्कोसिटी आपका नहीं हो? मीन्स जिस फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं हो और फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल हो, तो ऐसे आइडियल फ्लूइड को ही मैं क्या इसको ऐसे फ्लूइड को ही क्या पढ़ता हूँ मैं? एज आइडियल फ्लूइड पढ़ता हूँ। तो वो फ्लूइड कौन सा होगा आपका? आइडियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होता है? ऐसे सारे आपके जो यूनिवर्स में फ्लूइड हैं वो सभी आपके कौन से हैं? रियल फ्लूइड हैं। बट जनरली कैलकुलेशंस पर्पस के लिए मैं वाटर को एज अ आइडियल फ्लूइड कैलकुलेट कर लेता हूँ या मान लेता हूँ, बट यूनिवर्स में जितने भी फ्लूइड हैं उन सभी को मैं रियल फ्लूइड बोलता हूँ। और रियल फ्लूइड जो न्यूटोनियन फ्लूइड को फॉलो करते हैं, रियल फ्लूइड में ऐसे फ्लूइड जो न्यूटोनियंस लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। न्यूटोनियंस फ्लूइड लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। रेट इन चेंज ऑफ shear strain is with respect to shear stress is called as a न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यदि ऐसा फ्लूइड जो इस लॉ को फॉलो कर रहा हो तो वो कहलाता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, और ऐसा फ्लूइड जो ऐसा रियल फ्लूइड जो आपका इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो आपका कहलाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, जो इस लॉ को फॉलो कर रहा है वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा, और जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है वो आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। दोनों फ्लूइड आपके रियल फ्लूइड हैं, मीन्स दोनों आपके यूनिवर्स में हैं। तो इस प्रकार से जो जिनका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो और विस्कोसिटी आपका जीरो हो उसको मैं पढ़ता हूं एज अ आइडियल फ्लूइड। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन इन केस ऑफ बिल्डिंग न्यू वर्क अंडरनीथ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्टेबिलिटी। सॉरी, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन in case of building new work underneath the existing structure without disturbing its stability। means जो आपका स्ट्रक्चर है उसको उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किए बिना उसमें नया स्ट्रक्चर आपको इंस्टॉल करना है या फिर उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आपने कौन सी मेथड का उपयोग किया होगा या कौन सी कंडीशंस हैं जिसको मैं यूज करता हूं? तो शोरिंग, अंडरपिनिंग, फ्लाई शोरिंग और स्केप फोल्डिंग।
तो स्केप फोल्डिंग होती है आपका वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए, या वर्कर जो काम करते हैं एक हाइट पर तो उनको सपोर्ट करने के लिए आपने टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया होगा उसको पढ़ते हैं आप स्केप फोल्डिंग। फ्लाइंग शोर्स क्या होता है आपका, यदि आपकी कोई दो वॉल हैं और जो क्या हो रही हैं आपकी डैमेज्ड हो चुकी हैं तो उनको आप ब्रेसिंग के थ्रू रजिस्टिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो वो कहलाता है आपका फ्लाइंग शोरिंग। तो ये भी नहीं होगा। अंडर पिनिंग होता है आपका टू इंक्रीज द फाउंडेशन स्ट्रेंथ। कौन सा, जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है फाउंडेशन उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपने अंडर पिनिंग किया है, तो उस मेथड को पढ़ते हैं आप अंडर पिनिंग। मींस यदि किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की मुझे स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो मैं किसके थ्रू करता हूं, अंडर पिनिंग के थ्रू। शोरिंग कहलाता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट दी अनसेफ टेम्पररी स्ट्रक्चर। जैसे कि वेसल या ट्रेंच आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये आपने इस प्रकार से वेसल बनाया है या फिर आपने कोई ट्रेंच बनाया है। इस ट्रेंच में इरोजन न हो इसके लिए आपने कॉन्क्रीटिंग सरफेस प्रोवाइड किया है या कॉन्क्रीटिंग लेयर। तो कॉन्क्रीटिंग की जो लेयर है उसको बनाने के लिए आपको इस लेयर को सपोर्ट करने के लिए, मींस जब कास्ट किया होगा कॉन्क्रीट तब आपने यहां पर स्टील प्लेट यूज किया होगा इसको फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने के लिए। अब इस स्टील प्लेट को फिर सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपने स्टील रोड से या टिम्बर रोड से इनको रजिस्ट करने के लिए, मींस ये आपका गिरे नहीं, इसके लिए आपने जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है वो कहलाता है आपका शोरिंग। तो मींस अंडर पिनिंग होगा आपका आंसर कि मुझे क्या करना हो, यदि विदाउट डिस्टर्बिंग दी स्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यदि मुझे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो मैं अंडर पिनिंग यूज करता हूं। तो इस प्रकार से आपके ये 25 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks to all.